पर तुम्हें भी एक वायदा करना होगा। कहो, जब मैं विश्व अभियान पर निकला हूँगा उन दिनों तुम मेरे पीछे मेरी माँ की पूरे जतन के साथ देखभाल करोगी। यह तो मेरा फ़र्ज होगा। मैं इस राज्य की महारानी की सेवा बांदी बनकर करूँगी। बांदी नहीं, मेरे दिल की रानी बनकर। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे पीछे क्षण भर के लिए भी इस बात को ना भूलूंगी कि मेरा प्रेमी अलेक्जेंडर इस संसार में अपनी माँ को बेइंतहा चाहता है। यह सही है, सिकंदर ने गर्वित स्वर में कहा। बातों ही बातों में वे राजमहल जा पहुँचे। घोड़े से उतर हेलेना के लिए हाथ बढ़ा सिकंदर ने कहा, आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें माँ से मिलवाकर तुम्हारा परिचय देकर उनकी खुशियों को दोगुना कर देना चाहता हूँ। अच्छा। महान अभिमान के साथ प्रेमी का सहारा लेकर घोड़े से नीचे आते हुए हेलेना ने कहा, क्या कहकर अपनी माँ से मिलवाओगे? मैं कहूँगा, माँ देखो, जिस सुंदरी को अपने साथ लेकर आया हूँ वह आने वाले कल में इस राजमहल की रानी बनेगी। और अगर महारानी ने मुझे नापसंद कर दिया तो तब तो तुम्हें मेरी ओर से विमुख होना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी प्यारी माँ की अवज्ञा कर ही नहीं सकते। रहस्यमयी मुस्कान होठों पर सजाए रखकर हेलेना ने कहा, तुम्हें नापसंद करेगी माँ? जिस माँ को अपनी बेटी से प्यार है उसे बेटे की हर बात पसंद से प्यार होता है। अच्छा, देखती हूँ। फिर कुछ पलों के बाद वे राजमहल के रिहायशी कक्ष में थे। महारानी फिलिप को पुत्र के जीत कराने का समाचार पहले ही मिल चुका था। वे अधीरता के साथ दासियों के साथ तिलक की थाली सजाए पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। पुत्र सामने पड़ा तो भाव विभोर होकर उसे गले से लगाया, आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने हेलेना पर नज़र डाल मीठी नाराज़गी भरे स्वर में कहा, ऐ हेलेना, कितनी देर से मैं तुम्हें तलाशती और दासियों से तेरे बारे में पूछती फिर रही हूँ। कहाँ गायब हो गई थी? देख, मेरा बेटा आया है। इसे तिलक करने के लिए मुझे थाली पकड़ा। हेलेना दौड़कर महारानी के निकट पहुँची। मैं यही तो थी माँ जी, उसने चंचलता के साथ कहा और मुस्कुराती तथा चिढ़ाती नज़रों से सिकंदर की ओर देखा। सिकंदर अचरज भरी नज़रों से उसे देख रहा था। जिस अधिकार के साथ माँ ने हेलेना को पुकारा था तथा मीठी डांट पिलाई थी, वह इस बात को उजागर करने के लिए काफ़ी थी कि हेलेना माँ के अति निकट है। सिकंदर के सोच की दिशा गलत न थी। हेलेना का महारानी फिलिप के पास खूब आना जाना था, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि महारानी के वह सबसे निकट थी, सबसे प्रिय थी। सिकंदर के मकटूनिया से बाहर रहने की अवधि में हेलेना दिन रात महारानी की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। तिलक हो चुकने के बाद सिकंदर ने माँ से पूछा, तुम इस लड़की को जानती हो माँ? अरे जानना क्या है, यह अश्व सेनापति की बेटी हेलेना है। बचपन से इसका मेरे पास आना जाना रहा है। अब तो 24 घंटे मेरे ही पास रहती है। मेरी बेटी सदृश है और मैंने कुछ सोच भी लिया है। उन्होंने सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरा। हेलेना शर्मा गई। बिन कहे ही सिकंदर समझ गया कि माँ ने क्या सोच लिया है। उसके चेहरे की अधीरता को माँ न पढ़ ले, इसलिए नज़रें झुका लेने में ही उसने भलाई समझी। उसके दिल में हेलेना ने पसंद नापसंद के कथन को लेकर एक जरा सी जो हलचल थी, अब वह शांत हो गई थी। वहाँ से चलकर वह अपने शयन कक्ष में पहुँचा। वह प्रतीक्षा करने लगा कि माँ के अति निकट रहने वाली हेलेना माँ द्वारा भेजे गए खान पान की चीज़ें स्वयं लेकर आएगी। वह उसके आगमन का इंतज़ार बेताब निगाहों से कर रहा था। उसके आगमन के बाद उसने सोच लिया था वह हेलेना को इस बात की सज़ा देगा कि जब वह माँ के इतना निकट थी तो क्यों पसंद की बात कहकर कुछ देर तक उसके दिल की धड़कनों को बढ़ाए रखा। सज़ा बहुत प्यारी सी देने का इरादा उसने बना लिया था। अंगपास में बांधकर उसके युवा दिल की धड़कनों को बढ़ाते चले जाने की सज़ा। गुरु द्वारा प्यार पर पाबंदी, यूनान विजेता बनकर लौटने और बचपन के प्यार को पाने के बाद सिकंदर पूरी तरह से हुस्न की रंगीनों में डूब गया था। हेलेना यौवन मदिरा का ऐसा छलकता पैमाना थी कि सिकंदर जितना ही उस
पैमाने को छलकाता, नशे के लिए मन की अधीरता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती। सेनानायक चिंतित होने लगे, मंत्री परिषद विचार विमर्श करने लगी। वह यूनान सम्राट किसी के अंदर इस बात को कहने का सामर्थ्य न था कि उसका इस तरह रासलीला में डूबना शत्रु शक्तियों को सिर उठाने का अवसर दे सकता है। दबी छुपी बात निकलते हुए आचार्य अरस्तु तक जा पहुंची। तब वह एक दिन स्वयं मकटूनिया आ पहुँचे। आचार्य अरस्तु बगैर किसी पूर्व सूचना के राज अतिथि के रूप में आ पधारे हैं। इस समाचार ने सिकंदर को विचलित कर दिया। वो दौड़ा राज अतिथि गृह में पहुंचा, आचार्य को प्रणाम कर उनके चरणों में बैठ गया। अरस्तु ने अपना स्थान छोड़ दिया। वे उठ खड़े हुए और कक्ष में चहलकदमी करने लगे। आचार्य, आपका आकस्मिक आगमन और इतनी गंभीरता, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? सिकंदर ने विनीत स्वर में पूछा। मैं उन शिक्षाओं का तुम्हें स्मरण कराने आया हूँ, प्रिय अलेक्जेंडर, जिन्हें 17 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक तुम्हारे पिता के निधन से पूर्व तक मैं तुम्हें सिखाता रहा हूँ। मैंने आपकी उन्हीं शिक्षाओं पर चलकर यूनान को जीतकर एकता के सूत्र में बांध दिया है। मैंने अपने पूज्य पिता की आकांक्षाओं को साकार कर दिया है। आप भी तो यूनान को छिन्न भिन्न शक्तियों से अलग एक सशक्त सेना को देखना चाहते थे। यह सही है, मैं यही चाहता था जो तुमने किया है प्रिय सम्राट। अरस्तु गहन चिंतन भरे स्वर में बोले। यह भी सही है कि तुमने पूरे यूनान पर विजय कर मेरी और अपने पिता की आकांक्षाओं को सफल कर दिया है, पर यही तुम्हारी मंजिल नहीं। महादेवता अलेक्जेंडर की कृपा से जन्म लेने वाले महादेवता के नामधारी द ग्रेट अलेक्जेंडर, ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर उससे भी बड़े उद्देश्य के लिए जन्म दिया है। तुम्हारा उद्देश्य संसार भर में यूनान की संपदा और संस्कृति को फैलाना है। शिक्षार्थी दिनों में तुम इस संकल्प को दोहराया करते थे कि तुम संपूर्ण एशिया और फिर भारत तक यूनानी संपदा का पाठ ले जाओगे। अब इस बात को भूल गए अलेक्जेंडर? नहीं आचार्य, मैं भूला नहीं हूँ, सिकंदर ने विनम्रता के साथ कहा। अलेक्जेंडर, तुम उस कमजोरी का शिकार हो गए जिसका शिकार आम युवा हुआ करते हैं। तुम आम युवा नहीं, संसार भर के युवकों की विचारधारा को परिवर्तित देने वाले नायक हो। मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि एक मेनका के मादक रूपजाल और उसकी मोहनी अदाओं में उलझकर तुम कर्तव्यच्युत हो उठे हो। ऐसा नहीं है आचार्य, फिलहाल ऐसा ही है अलेक्जेंडर। हो सकता है आने वाले कल ऐसा न हो। अरस्तु दृढ़ता के साथ अपनी बात कहते रहे। तुमने अपनी प्रेसी के धनेरी केशों की छाँव में विश्राम करना ही अपना जीवन बना लिया है। सैकड़ों नहीं हजारों साल बाद इस धरती पर एक योद्धा जन्म लेता है जो दिशाओं का रुख मोड़ दे, और ऐसे योद्धा का जीवन प्रेसी की गुद्दाज बाहों में विश्राम करना नहीं, निरंतर युद्ध में रत कर अपने विजय पताका फहराते जाना है। तुम्हें हेलेना के रूप जाल से मुक्त होना है अलेक्जेंडर, और बढ़ चलना है उस उद्देश्य की ओर जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं उद्देश्य में को भूला नहीं आचार्य, बस एक लंबे युद्ध के समय के बाद थोड़ा विश्राम किया है। सागर की लहरों का और पवन के वेग का कार्य विश्राम नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना है। वह जल गंदा कहलाता है जो जरा ठहर कर विश्राम करने लगता है। वह हवा दूषित कहलाने लगती है जो एक ही स्थान पर कुछ देर ठहर कर विश्राम करने लगती है। अरस्तु के स्वर में ओज भराया था। वे घूम कर सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर कहते जा रहे थे, अलेक्जेंडर उठो और अपने उद्देश्य में जुट जाओ। यूनान की वीर सेना पूरे उत्साह के साथ युद्ध भूमि में उतरने को आतुर है। कैसी विडंबना है कि उस सेना का नायक बस थोड़ा विश्राम की बात कहता है। बस आचार्य, बस आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं यथाशीघ्र अपने उद्देश्य में जुट जाऊंगा। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मैं तुम्हें यूनान की विशाल सेना के साथ मकटूनिया से कूच करने के बाद ही एथेंस वापस जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा, सिकंदर ने कहा। जाने की अनुमति दीजिए, मुझे सेना की तैयारी देखनी है। प्रसन्नता के साथ महान कार्य में विलंब उचित नहीं। अनुमति लेकर सिकंदर अपने शयन कक्ष में वापस लौटा था। वह उद्विग्न था। प्रेसी हेलेना से बिछुड़ने का समय आ गया था। क्या रहा, आचार्य क्यों पधारे हैं?
हेलेना ने उन्मत्त आग्राही प्रेमी के समीप आते हुए पूछा, आचार्य, मुझे मेरा कर्तव्य बोध कराने आए हैं। तुम्हें अब भी इस बात की आवश्यकता रह गई है कि आचार्य आकर कर्तव्य का बोध कराए? हाँ, मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था हेलेना, अपने उद्देश्य को विस्मृत कर बैठा था। मुझे इस बात की आचार्य से धिक्कार सुननी पड़ी कि मैं एक रूप उर्वशी के प्रेम जाल में उलझ कर रह गया था। मुझे विश्व विजेता बनना था और एक प्रेमी बनकर रह गया। रूप उर्वशी का प्रेम जाल, हेलेना ने दोहराया और हौले से हंसी। चहककर बोली, इस इंसान का कौन पुरुष रूप सौंदर्य के जाल में नहीं उलझता? हर कोई उलझता है कि बशर्ते कि उससे अवसर मिले। सिर्फ वही बच पाता है जिसे किसी रूप उर्वशी की निकटता में आने का अवसर न मिल पाए। आचार्य अरस्तु इस मामले में अपवाद है, यानी वे अवसर पाकर भी किसी रूप उर्वशी के जाल में उलझने से खुद को बचाए रख सकते हैं। निसंदेह, सिकंदर ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। खैर, आपके आचार्य अरस्तु ने और क्या क्या उपदेश दिया है? हेलेना ने मंद मोहिनी मुस्कान होठों पर सजाकर पूछा। सिकंदर सब कुछ बताता चला गया। मौन रहकर हेलेना ने पूरे ध्यान से प्रेमी का कथन सुना। सिकंदर के मौन होने पर बोली, जो सोच आचार्य अरस्तु की है, क्या मेरी सोच को तुमने उससे कुछ अलग पाया है अलेक्जेंडर? मैं समझा नहीं, बात स्पष्ट करो प्रिय। क्या मैंने आरंभ में नहीं कहा था कि यूनान को तो तुम मेरे कदमों में किशोर अवस्था के दिनों में ही डाल चुके थे? अब विश्व विजेता बनकर विश्व को अपनी प्रियतमा के कदमों में डालो। हाँ, कहा था, बल्कि तुमने मुझे बार बार इस बात के लिए उत्साहित भी किया था। फिर भी आपके आचार्य ने तुम्हें रोकने का दोषी मुझे ठहरा दिया और तुम इस बात का जरा भी प्रतिरोध न कर सके। हाँ, मुझे इस बात का प्रतिरोध करना चाहिए था, पर कर न सका। वे मेरे आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके सामने मैं नज़रें मिलाकर बात भी नहीं कर पाता। अगर अपने ऊपर लगे दोष की सफाई देने में स्वयं आचार्य के सम्मुख जाओ तो तुम्हें आपत्ति तो न होगी मेरे प्रिय? हेलेना ने मनुहार भरे स्वर में पूछा। मुझे कोई आपत्ति न होगी। तुम्हें अपनी ओर से सफाई देने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद प्रिय, मैं आचार्य अरस्तु के पास स्वयं चलकर जाऊंगी। सिकंदर और उसकी प्रेमिका के उपरोक्त वार्तालाप के बाद एक और कथा जुड़ती है, जिसे किंवदंती भी कहा जाता है। वह कुछ इस प्रकार है। सिकंदर की प्रेमिका ने आचार्य अरस्तु से मिलकर आने के बाद हेलेना ने प्रसन्नता से सराबोर स्वर में सिकंदर से आकर कहा था, तुम्हारी धारणा मिथ्या साबित हुई प्रिय अलेक्जेंडर। कौन सी धारणा? सिकंदर ने कौतूहल भाव से पूछा। उस समय वह अपनी सैन्य शक्ति को सजाने में व्यस्त था कि अवसर पा चुकने के बाद तुम्हारे आचार्य अरस्तु किसी रूप उर्वशी के जाल में उलझने से खुद को बचा रख सकते हैं। सिकंदर ने चौंक कर हेलेना की ओर देखा। हेलेना के होठों पर इठलाहट भरी मुस्कान थी। तुम क्या कहना चाहती हो? सिकंदर ने उसके निकट पहुंचकर पूछा। बस केवल इतना कि तुम्हारे आचार्य अरस्तु भी नारी के रूप यौवन जाल में उलझ चुके हैं। असंभव। इस असंभव को संभव होते हुए आज रात तुम स्वयं देख लेना। कैसे, क्यों कर? चंद्रमा जब ऊंचा होता हुआ आकाश के मध्य आ जाए, उस समय तुम्हें आचार्य के शयन कक्ष के आसपास ही मौजूद रहना होगा। उसके बाद आचार्य के कक्ष में ताली बजने की 3 बार आवाज़ उभरी, तब तुम बगैर किसी हिचक के आचार्य के कक्ष में प्रविष्ट कर जाना। क्या दिखाना चाहती हो? मैं जो दिखाना चाहती हूँ उसे स्वयं अपनी आँखों से आकर देख लेना। हेलेना ने रहस्यमयी मुस्कान होठों पर सजाए रखते हुए चंचलता के साथ कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ प्रिय। कहीं मेरी उपस्थिति से तुम्हारी सैन्य तैयारियाँ में व्यवधान न उत्पन्न हो। अपने शब्द पूरे करते हुए हेलेना तेजी से उस ओर बढ़ गई जिधर से आई थी। रात्रि का नीरव सन्नाटा। यूनान विजेता सिकंदर महान चोर कदमों से अरस्तु के सैन्य कक्ष से बाहर टहल रहा था। वह इस बात की सजगता बरत रहा था कि उसे ऐसा करने से कोई देखे नहीं। वह इस बात की पल पल अधीरता से भरता जा रहा था कि हेलेना उसे क्या दिखाना चाहती है। अपने सैन्य कक्ष का विश्राम छोड़ मानवीय कमजोरिया का शिकार हुआ सिकंदर अपनी प्रेमिका के कहने पर वह समय वहां आया
था और 3 बार ताले की आवाज़ सुनने को बेचैन था। प्रतीक्षा की घड़ियाँ लंबी होती चली गई। सिकंदर की अधीरता बढ़ती गई। चंद्रमा आकाश के मध्य सीने पर जैसे ही आया, उसके दिल की धड़कनें और भी बढ़ गई। वह लगातार सोचे जा रहा था कि हेलेना उसे क्या दिखाना चाहती है। फिर वह क्षण आया जबकि उसके कानों में एक के बाद एक 3 तालियां की गूंज पड़ी। सिकंदर के तेज पग उठे। वह बेझिझक आचार्य सैन के कक्ष का पर्दा झटकता हुआ अंदर जा दाखिला हुआ। एक नज़र में जो दृश्य उसके सामने आया, उस पर सहसा विश्वास न हुआ। उसने आंखें मली, फिर भी दृश्य वही था। अरस्तु घोड़ा बने हुए थे, कोहनियों और घुटनों के बल फर्श पर खुद को आगे बढ़ा रहे थे। हेलेना अरस्तु की पीठ पर सवार थी और टिक 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 इस अंदाज में कर रही थी कि जैसे घोड़ा हाँक रही हो। यह क्या आचार्य, मैं यह क्या देख रहा हूँ? सिकंदर के होठों से सहसा शब्द फूटे। सिकंदर का प्रश्न सुनते ही अरस्तु एक झटके में उठ खड़े होते हुए गंभीरता के साथ बैठकर सिकंदर के सामने आ ठिठकी और कहा, यह वही है जो तुमने देखा है अलेक्जेंडर, और जो हेलेना ने तुम्हें दिखाया है। अब सोचो, जो रूप सुंदरी मुझ जैसे बूढ़ी और संसार के महान विद्वान को घोड़ा बना सकती है, वह तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। सिकंदर की निगाहें नीची हो गई। क्षमा आचार्य, मैं रूप मोहिनी की बातों में आ गया था। मुझे हर्ष है कि हेलेना नहीं, मैं जीता, और आज की इस जीत को मैं आपके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर राज्य जीतता चला जाऊंगा। उसके बाद सिकंदर वहां क्षणिक के लिए भी नहीं रुका। राजमहल से बाहर आ उसने उसी समय शिविरों में सोए सैनिकों को कूच का हुक्म दिया। सिकंदर का विजय अभियान 334 ईसा पूर्व में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर ने अपने राज्य से प्रस्थान किया। अपनी अद्भुत सैनिक प्रतिभा तथा कुशल सेना के बल से एशिया माइनर, भूमध्य सागर के प्रदेशों तथा फिनीसिया को रौंदते वह नील नदी के घाटी पर आ डटा। उसे बगैर अधिक प्रयास के मिस्र पर विजय प्राप्त होते देर न लगी। मिस्र विजय के बाद उसने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपनी विजय स्मृति में और अपने नाम को अमर बनाने के लिए उसने वहां पर सिकंदरिया नामक नगर बसाया। वह नगर आज भी मौजूद है, सिकंदरिया नाम से ही जाना जाता है। मिस्र तक विजय पताका फहराकर बढ़ने का अभियान उसने 2 वर्ष में पूरा किया। 332 ईसा पूर्व में मिस्र उसके कब्जे में पूरी तरह आया था। वहां तक पहुंचते और लगातार विजय मिलते देख सिकंदर का हौसला बहुत बुलंद हो चुका था। उससे आगे उसने एशिया की ओर प्रस्थान किया। वह ईरान के जर्जरित साम्राज्य पर टूट पड़ा। उन दिनों ईरान में द्वारा द्वितीय शासन पर छाया रहा था। हालांकि ईरान एक बड़ा राज्य था, परंतु वहां का शासक भोग विलास में डूबा हुआ था। राज्य की सैनिक कमजोर शक्ति थी, क्योंकि द्वितीय के ख्वाब ख्याल में भी यह बात न थी कि उसके विशाल राज्य पर कोई चढ़ाई की बात सोच भी सकता है। पर सिकंदर की सेना टिड्डी दल की तरह उमड़ते हुए उसके राज्य की ओर बढ़ी आ रही थी। द्वितीय ने घबराकर सिकंदर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु मिस्र से मिली विजय से सिकंदर बहुत उत्साहित था। उसकी सेना जोश से भरी हुई थी। उसके द्वारा द्वितीय के संधि प्रस्ताव को ठुकराकर मैदान जंग में आ डटने के लिए ललकारा। ईरान की घेराबंदी करने के लिए सिकंदर ने सीरिया तथा बेबीलोन के रास्ते अपनी सेना को आगे बढ़ाया। वह खुद दजला नदी के तट पर आ डटा। संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। सिकंदर की सेना ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी थी। मजबूरन द्वितीय को एक विशाल सेना के साथ मैदान में आ डटना पड़ा। द्वितीय के पास सिकंदर ने कहीं विशाल सेना थी, परंतु रण कौशल के अभाव के कारण द्वितीय की सेना शीघ्र ही मैदान छोड़ भाग खड़ी हुई। सेना को मैदान छोड़ते देखकर द्वितीय स्वयं भी रण क्षेत्र से पलायन कर गया, परंतु सिकंदर ने उसका पीछा न छोड़ा। अपनी विजय सेना के साथ उसका पीछा करता हुआ उत्तर की ओर बढ़ा। पराजय से आक्रोश से भरी हुई द्वितीय की सेना के कुछ सैनिकों के द्वारा द्वितीय की हत्या कर दी गई। संभवतः अपने ही राजा की हत्या सैनिकों को इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि
कि द्वितीय का पीछा करती सिकंदर की सेना मार काट मचाती आगे बढ़ती आ रही है। द्वितीय के जीवित रहते दुश्मन की सेना रुकने का नाम न लेती। सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए राजा को मार डाला था। सिकंदर को द्वारा के लिए वध हो जाने की जैसी ही सूचना मिली, उसने अपने सैनिकों को वहीं रुक जाने का आदेश दिया जहां तक वे पहुंचे थे। द्वितीय मारा जा चुका था। ईरान का साम्राज्य उसके हाथ में आ चुका था। व्यर्थ में सैन्य शक्ति को गंवाने का कोई लाभ न था। ईरान पर अधिकार करते ही उसने कैस्पियन सागर के किनारे किनारे आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में पड़ने वाले खुरासान, पारसिया और तथा हिंद कोश को रौंदता हुआ भारत की सीमा पर आ डटा। भारत की सीमा पर आ डटने के बाद वह विशाल संपन्न देश पर विजय प्राप्त करने की योजनाएं बनाने लगा। विश्व विजय की आकांक्षा तथा भारत की धन संपदा तथा राजनीतिक विभिन्नता ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। 327 ईसा पूर्व में उसने हिंद कुश को पार किया तथा काबुल में आकर डेरा डाला था। वहां उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग का संचालन उसने 2 अनुभवी तथा विश्वास पात्र सेनापतियों को सौंप दिया तथा दूसरे का संचालन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। उसके दोनों सेनापतियों की सेना खैबर दर्रे की ओर बढ़ी थी, जो भारत का प्रवेश द्वार था। भारतीयों ने उस दर्रे की सुरक्षा की कोई व्यवस्था न की थी, अतएव यूनानी सेना ने निर्विरोध तथा अत्यंत सरलता से उस दर्रे को पार कर लिया और पेशावर के मैदान में आ डटी। उस समय इस प्रदेश में अष्टक नामक की जाति शासन कर रही थी। यूनानी सेना ने न सिर्फ उसे परास्त किया, बल्कि राज्य और राजा विहीन सैनिकों को भारे के सैनिकों के रूप में अपनी सेना में भर्ती कर लिया। सेना का दूसरा भाग लिए, जिसका संचालन सिकंदर स्वयं कर रहा था, स्वात तथा बैजोट नदी की घाटियों से प्रविष्ट हुआ। इस प्रदेश में कई लड़ाकू जातियां निवास करती थी। सिकंदर ने उन्हें पराजय कर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। आगे बढ़ने पर अस्मक नामक पहाड़ी जाति से टकराव हुआ। अस्मकों को भी उसने अपनी सेना में भर्ती हो जाने को कहा, पर उन्होंने बेहद दिलेरी से उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर रुष्ट होकर सिकंदर ने बड़ी निर्दयतापूर्वक उनका वध कराया। 1-2 अन्य छोटे छोटे राज्यों को परास्त कर सिकंदर सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसकी प्रथम सेना थी सिंधु नदी की ओर बढ़ रही थी। ओहिंद नामक स्थान पर सिकंदर की दोनों सेनाएं एक दूसरे से आ मिली। उसके बाद सिकंदर की सम्मिलित सेना ने सिंधु नदी को पार कर लिया। वहां तक पहुंचने में किसी भी नरेश ने उसका विरोध न किया। सिकंदर की दोनों सेनाओं ने भारे के जो सैनिक भर्ती किए थे, उनका सिकंदर को बहुत लाभ मिल रहा था। वे एक तरफ तो आगे बढ़ने के मार्ग के बारे में जानकारी देने में सहायक हो रहे थे, दूसरे वे भारतीय राज्यों और राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे। वहां तक आ जाने वाले सिकंदर को अब असली लड़ाई लड़नी थी। भारतीयों का रण कौशल देखना था। उसने सिंधु नदी पार कर अपना पड़ाव डाल दिया था। राज्यों को रौंदते हुए आगे बढ़ने का समय अब गुजर गया था। पड़ाव डालने के बाद सिकंदर प्रतीक्षा करने लगा अपने सैनिकों के ताज़ा दम होने की। कई वर्षों से लगातार युद्ध में जूझते रहते लंबी लंबी यात्राएं करने के कारण सिकंदर के सैनिक बहुत थक चुके थे। उन्हें लंबे विश्राम की आवश्यकता थी और यह विश्राम सिंधु नदी के तट पर डेरा डालने के बाद सिकंदर के सैनिकों को मिल गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था, जिस समय सिकंदर ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर डेरा डाला था, उस समय उत्तर पूर्वी भारत में मगध साम्राज्य का उत्थान हो रहा था। मगध के शक्तिशाली सम्राट अपने पड़ोसी राज्यों को परास्त कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित करते जा रहे थे। इस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। मगध की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम यह हुआ कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में छोटे छोटे राज्यों का विनाश हो गया और मगध राज्य के रूप में एक प्रबल साम्राज्य की स्थापना हो गई। यह विशाल साम्राज्य विदेशी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता रखता था। मगध के रूप में यह विशाल साम्राज्य सिकंदर जैसे विदेशी योद्धा को कड़ी टक्कर देने की पूर्ण शक्ति रखता था।
मगध राज कुछ ऐसी ही शक्ति था जैसे यूनान की धरती के रूप में जुटाकर सिकंदर आया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि इसी शक्ति से टकराने की सिकंदर की सेना ने भूल न की थी, अन्यथा सिकंदर की विजय का इतिहास उन शब्दों में न लिखा जाता जैसे लिखा गया है। परंतु उस समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग की दशा उत्तरी पूर्वी भाग से एकदम विपरीत थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह प्रदेश बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रहा था। इस प्रदेश में न कोई मजबूत सत्ता थी, न ही कोई केंद्रीय शासन। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रबल राज्य न था जो अन्य राजाओं पर अपना प्रभाव डाल सके और विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा तैयार कर सके। इस भूभाग में गांधार तथा काम्बोज जो शक्तिशाली राज्य अवश्य थे, परंतु उनमें भी अन्य राज्यों को गठित करने की क्षमता न थी। परिणामतः यह प्रदेश छोटे छोटे राज्यों का संग्रहालय बन गया था। ये राज्य एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र थे तथा एक दूसरे का विनाश तथा उन्मूलन का स्वागत करने को तैयार थे। यद्यपि ये छोटे राज्य थे, परंतु संपन्न और वैभवशाली थे। इन्हें लूटने के लिए विदेशी आक्रमणकारी लालायित हो चुके थे। इनके शक्तिशाली होते हुए भी पारस्परिक कलह और ईर्ष्या द्वेष के कारण ही सर्वप्रथम ईरान का सम्राट कुरुस आकृष्ट हो चुका था। उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर अपना अधिकार जमा लिया था। कुरुस के वंशज द्वारा प्रथम ने सिंधु घाटी के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, परंतु सिकंदर के आक्रमण के समय ईरानियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था और प्रदेशों में हिंदू राजाओं से ही सिकंदर को सामना करना पड़ा था। वह ईरान को भी पद्दलित करता हुआ वहाँ तक आया था। जिस भारत देश के तट पर सिकंदर की सेनाएं आ डटी थी, वह प्राचीन काल से बड़ा संपन्न देश रहा था। वह पर्वतीय तथा पठारी प्रदेश स्थित होने के कारण वह पहाड़ी, जंगली और एक प्रकार से खानाबदोश लोगों का वर्चस्व रहा था। इनकी जीविका का साधन लूटमार रहा था। इन लुटेरी जातियों पर भी अधिकार जमाता हुआ सिकंदर वहां तक बढ़कर आया था। इन्हें भारे के सैनिकों के रूप में उसने अपनी सेना में शामिल किया था। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत पर विदेशियों के आक्रमण पर नज़र डाल लेने पर उस समय की राजनीतिक अवस्था का दृश्य कहीं अधिक स्पष्ट हो सकता था। सिकंदर से